आज हम बात करने वाले हैं अज़ूस्पर्मिया के बारे में या जीरो स्पर्म काउंट के बारे में। नमस्ते, मैं डॉक्टर नीलेश बलकवड़े, क्लिनिकल हेड ओएसिस फर्टिलिटी पुणे एट वाकर एंड खराड़ी सेंटर्स। अज़ूस्पर्मिया या जीरो स्पर्म काउंट ये डायग्नोसिस पुरुषों में एक डरावने सपने जैसा है। बहुत पुरुषों में ये बताया जाता है कि इसका ट्रीटमेंट संभव नहीं है और आपको नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं रह सकती या फिर प्रेगनेंसी बिल्कुल ही नहीं रह सकती। बट अगर हम लोग अच्छी तरीके से साइंटिफिक इंटरवेंशंस करें, इसकी जानकारी लें, तो हम लोग अज़ूस्पर्मिया में भी जेनेटिक पेरेंट्स उस हस्बैंड में या फिर उस पुरुषों में दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं अज़ूस्पर्मिया के कारण क्या है, क्योंकि जिस तरीके से कारण है उसी तरीके से उसका उपाय भी हो सकता है। अज़ूस्पर्मिया 3 लेवल का हो सकता है। एक होता है हाइपोगोनेट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म, या फिर मेल हार्मोन्स जो होते हैं जो ब्रेन से निकलते हैं उनकी अगर कमतरता है तो भी अज़ूस्पर्मिया हो सकता है। ब्रेन से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं इनको FSH और LH कहा जाता है, गोनेडोट्रोफिन्स भी इनको कहते हैं, और ये हार्मोन्स टेस्टिस पे काम करेंगे और फिर टेस्टिस का काम शुरू होगा। बट इन हार्मोन में अगर गिरावट है, ये हार्मोन अगर जन्म से ही कम है, तो इसको हम लोग हाइपोगोनेट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म कहते हैं। इसके कुछ कारण होते हैं जैसे कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी या फिर कुछ जेनेटिक बीमारियां जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और कई सारे बाकी के प्रॉब्लम्स भी इसमें जिम्मेदार हो सकते हैं। इसका डायग्नोसिस हम लोग ब्लड टेस्ट से कर सकते हैं और ट्रीटमेंट में हम लोगों को ये हार्मोन सप्लीमेंट करने पड़ सकते हैं। तो हार्मोन सप्लीमेंटेशन से टेस्टिस में उसका काम वापस से चालू हो सकता है। तो FSH और LH हार्मोन सप्लीमेंटेशन हम लोग गोनेडोट्रोफिन के इंजेक्शन से और SCG के इंजेक्शन से, इसका ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी समय तक करना पड़ता है और इसका कॉस्ट इन्वॉल्व थोड़ा सा हायर रह सकता है, क्योंकि हम लोगों को इंजेक्शन देने पड़ते हैं। इसीलिए ये हम लोगों को पेशेंट को काउंसिल करना पड़ता है कि ये ट्रीटमेंट तुरंत संभव नहीं है। 1 to 1.5 ईयर्स का पीरियड भी इसको लग सकता है। सेकेंड कॉज है अज़ूस्पर्मिया का, वो है पोस्ट टेस्टिकुलर कॉजेस, मतलब टेस्टिस के बाद जो ट्यूबिंग है, जो स्पर्म्स को बाहर लेके आ रहा है, उस ट्यूबिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन की वजह से वो ट्यूबिंग ब्लॉक हुआ है या किसी सर्जरी के वक्त वो ट्यूबिंग ब्लॉक हुआ है, तो इसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव अज़ूस्पर्मिया भी कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव अज़ूस्पर्मिया या पोस्ट टेस्टिकुलर कॉजेस इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं या फिर कभी कभी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भी ये हो सकते हैं। ये डायग्नोसिस करने के लिए भी हम लोग ब्लड टेस्ट, जिसमें हार्मोन्स का टेस्टिंग होता है, और टेस्टिकुलर सोनोग्राफी, इससे ये डायग्नोसिस हो सकता है। सिंपल एग्जामिनेशन से भी पता चलता है कि एपिडिडाइमिस फुलनेस है कि नहीं, तो ये टेस्ट से भी हम लोगों को ऑब्स्ट्रक्टिव अज़ूस्पर्मिया का डायग्नोसिस हो सकता है। एक बार ऑब्स्ट्रक्टिव अज़ूस्पर्मिया डायग्नोसिस कर लिया तो उसका ट्रीटमेंट काफ़ी सिंपल है। हम लोग ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीज़ कर सकते हैं। ये ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीज सर्जरी के द्वारा किया जा सकता है, या हम लोग टेस्टिस से डायरेक्टली स्पर्म उठा सकते हैं और वो स्पर्म्स यूटिलाइज कर सकते हैं IVF थ्रू प्रेगनेंसी बनाने के लिए। सो ऑब्स्ट्रक्टिव अज़ूस्पर्मिया में काफ़ी एनकरेजिंग और अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। थर्ड कॉज है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अज़ूस्पर्मिया या टेस्टिकुलर कॉज ऑफ अज़ूस्पर्मिया। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अज़ूस्पर्मिया में टेस्टिस में प्रॉब्लम होता है, टेस्टिस का फंक्शन कम हो जाता है या टेस्टिस का फंक्शन जन्म से ही कम रहता है। ऐसे कौन से कारण हैं जहाँ पे टेस्टिकुलर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? तो जन्म से ही अगर क्रोमोसोमल कुछ प्रॉब्लम हो, जहाँ पे Y क्रोमोसोम डेफिशिएंसी है या Y क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन है, इसी के साथ में बाकी प्रॉब्लम्स है जिसमें Y क्रोमोसोम का इफेक्ट कम हो रहा है, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, तो ऐसे चीज़ों में भी हम लोग ये देखते हैं कि टेस्टिकुलर फंक्शन कम हो जाता है। इसी के साथ कुछ इन्फेक्शन हुआ हो चाइल्डहुड में जिसका असर टेस्टिस पे पड़ता है, जैसे मम्स इन्फेक्शन है जहाँ पे गालों में सूजन आती है, पैरोटाइट ग्लैंड इन्फेक्शन होता है, उसमें मम्स में ऑर्काइटिस या टेस्टिकुलर इन्फ्लेमेशन होने के भी चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से अज़ूस्पर्मिया हो सकता है फ्यूचर में। टेस्टिस को ट्रॉमा होने की वजह से, यानी टेस्टिस को कुछ इंजरी हो गई, वो इंजरी का रिकवरी अगर अच्छे से नहीं होता है तो भी टेस्टिस का फंक्शन ड्रॉप हो सकता है। तो ये कई सारे रीज़न हैं जहाँ पे टेस्टिकुलर अज़ूस्पर्मिया या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अज़ूस्पर्मिया देखा जाता है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अज़ूस्पर्मिया को ट्रीट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है, बट इम्पॉसिबल टास्क ज़रूर नहीं है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अज़ूस्पर्मिया ट्रीटमेंट करने से पहले जेनेटिक टेस्टिंग, Y क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन, ये सब टेस्ट करके हम लोग माइक्रो सर्जिकल टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन, ये सर्जरी की ओर जा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग दूरबीन के द्वारा बारकाई से हम लोग स्पर्म्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, और अगर ये स्पर्म्स मिल जाते हैं तो कुछ गिने चुने स्पर्म्स भी हम लोग ICSI या IVF की एडवांस टेक्निक को यूज़ करके ये स्पर्म्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। इन स्पर्म्स को फ्रीज भी किया जा सकता है ताकि हम लोग फ्यूचर में यूज़ कर सकें। सो अज़ूस्पर्मिया में भी ट्रीटमेंट संभव है। एक रैशनल अप्रोच, करेक्ट डायग्नोसिस एंड करेक्ट ट्रीटमेंट और इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ प्लान,
ये काफ़ी ज़रूरी है जहाँ पे हम लोग अज़ोस्पर्मिया को ट्रीट कर सकते हैं। ऐसे ही आपके कुछ सवाल हो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा नंबर नीचे दिया गया है या आप हमसे मिल सकते हो। फ्री कॉल और कंसल्टेशन के लिए आप हमसे कभी भी कनेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद। थैंक यू।